जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट दिसंबर 2005 जो है, जिसमें आपका यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, उसे हम विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करवाने वाले हैं। यानी व्याख्या तो करवाएंगे, साथ ही साथ उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे भी आपका ध्यान केंद्रित करेंगे जिनसे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और उन किन टॉपिक पे हमारी पकड़ होनी चाहिए, या जो भी हमने प्रीवियस में यानी 2004 का जो है आपका पेपर दिसंबर का कराया, जून 2005 का जो पेपर कराया, तो उनसे एक तरीके से तुलनात्मक स्थिति देखेंगे कि क्या क्वेश्चन वहाँ पे आए हैं, क्या यहाँ आए हैं और किन पे हमें काम करना चाहिए। और बहुत सारे एग्जाम आप देखेंगे लगातार जो है एग्जाम प्रस्तावित है, चाहे वो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है या जीआईसी लेक्चर वगैरह आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट जो है कराया जा रहा है और आपको बहुत अच्छे से इस प्रैक्टिस सेट को लेना है। ये सारे एग्ज़ाम में आपके आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो 50 क्वेश्चन पहले तो आपका जो हिंदी का होता था पेपर, उसमें 50 क्वेश्चन आते थे। अभी तो ये हो गया कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 क्वेश्चन है, लेकिन पहले तो 50 क्वेश्चन ही आता था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो सेगमेंट वाइज हम बताते चल रहे हैं, प्रीवियस के क्लासेज में हमने कुछ टॉपिक आपको बताया था कि जैसे ही आप भाषा साहित्य के क्वेश्चन को करेंगे तो आपको तुरंत ध्यान होना चाहिए कि जब भाषा साहित्य के आप क्वेश्चन को कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहा है। अब अगर आपको याद हो, पिछला आपने अच्छे से सेशन को लिया हो, तो आपको याद होगा हमने बताया था कि आर्टिकल 343 से लेकर 351 जो आपका 17वां जो भाग है, जो आप संविधान में देखते हो, वो फुली डेडिकेटेड है लैंग्वेज पे, भाषा पे है। तो वहाँ से क्वेश्चन पहले भी आया है कि संघ की राजभाषा क्या होगा, स्टेट एंड अदर स्टेट में जो देखे तो कौन सी लैंग्वेज होगी। यहाँ पे भी पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। तो राजभाषा किस में घोषित किया गया, 343 दिया गया है। अब देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट है, बहुत ज़्यादा टाइम उन क्वेश्चन पे नहीं देंगे क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं हर एक क्लास जो अपने आप में हो रहा है यूनिक क्लास, उनको आप बहुत डेडिकेशन के साथ लिखते हैं, अपना कोई नोट भी करते चल रहे हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 17 में जब हम बात करते हैं तो भाग जो 17 आपका है आर्टिकल 343 से 351, ये जो है राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया था। जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, तो संविधान की जो 8वीं, जैसे 12 अनुसूची है उनमें जो 8वीं अनुसूची है, देखिए भाग 17 हो गया और अनुसूची हो गई 8वीं, और जो आर्टिकल है कितने से कितने तक की बात करें, 343 से 351 तक, ये राजभाषा के संबंध में बात किया गया है। और इनमें आप देखेंगे कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है, तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है और ये 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता देगी। तो यानी आज से आप ये ध्यान रखना कि आपके आर्टिकल के इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखना है। भाग कौन सा है, 17। 8वीं सूची में बात की गई है भाषा से रिलेटेड, कितनी भाषाएं हैं, 22 है। 343 से 351 और 14 सितंबर 49 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है। कितने क्वेश्चन है। आगे देखिए, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। अब यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था कि जो सौर सैनी पश्चिम जो है अभ्रंश है या अर्धमागधी है, मागधी है, वो जो क्षेत्र वाइज आते हैं क्वेश्चन कि कौन से किसके तहत कौन सी उपभाषा आती है, कौन सी बोली आती है, यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और यहाँ पे भी आपके जो क्वेश्चन पूछे गए जैसे मुंडा भाषा परिवार से, तो पूछा क्वेश्चन कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र इनमें से कौन सा है। अब यहाँ पे राजस्थान दिया गया है, तमिलनाडु दिया गया है, मध्य प्रदेश दिया गया है, छोटा नागपुर दिया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मुंडा भाषा जो परिवार है उनका इनमें से कौन सा क्षेत्र है मुंडा भाषा परिवार का। तो राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, पहले आपको खुद सोचना है कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा हो सकता है। तो अगर आपने कभी भी जनजातियों वगैरह के चैप्टर को कहीं पे भी जीएस वगैरह में पढ़ा हो, हिस्ट्री में पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि मुंडा जो है कहाँ पे किस प्लेस में आते हैं, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। मुंडा भाषा परिवार जो है ये छोटा नागपुर झारखंड, द्रविड़ भाषा तमिलनाडु, राजस्थानी हिंदी भाषा राजस्थान और पूर्वी हिंदी भाषा मध्य प्रदेश। तो कौन से परिवार क्षेत्र में कौन सा, मुंडा, छोटा नागपुर झारखंड, द्रविड़ तमिलनाडु, राजस्थानी हिंदी भाषा राजस्थान, इनके अलावा पूर्वी हिंदी भाषा मध्य प्रदेश। दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ है। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले में भी आया था। 1927 में महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी और इसका नाम पहले दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा नहीं था। आपको याद हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमने ये बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है आपको। और ये भी बताया था कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख पत्रिका कौन सी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद हो आपको कल्पना, उनके संपादक आर्यन शर्मा का भी नाम बताया था। उन सारी चीज़ों को आप पिछले वाले से जोड़ के चलेंगे ना, तो आपके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज प्रैक्टिस सेट आप स्वयं कर सकते हैं, मैं कुछ अलग नहीं करा रही हूँ। लेकिन ये ध्यान रखिए, जैसे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, तो मैंने पहले भी बताया कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास चेन्नई, ये क्वेश्चन आया हुआ है।
और यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। हिंदी भाषा की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? मद्रास, चेन्नई में। इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने किया था। और कब किया था? 1927 में। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण ये संस्था रहा है। मैंने अभी जस्ट पूछा, आप इसका नाम अगर आपको पता हो तो देखिए इसका पूर्व नाम क्या था? हिंदी साहित्य सम्मेलन करके इसका पूर्व नाम था। अब हिंदी साहित्य इतिहास से देखिए क्वेश्चन आया है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, नंददास, गोस्वामी, गोकुलनाथ। 252 वैष्णव और 84 वैष्णव की वार्ता के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। दरअसल इसमें क्या है कि जो भक्त कवि हैं उनको एक साथ कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए गोस्वामी, गोकुलनाथ, नाभादास, तुलसीदास, नंददास का नाम दिया गया है। अगर आपने अष्टछाप के कवियों का नाम सुना हो या अष्टछाप की स्थापना किसने की? बल्लभाचार्य विठलनाथ। तो उन्हीं की परंपरा में गोकुलनाथ भी आते हैं। और जो 84 वैष्णव मतलब कि ऐसे जो भक्ति भाव में जो वैष्णव चीज़ों को फॉलो करने वाले, उनके अनुसरण करने वाले अनुयायी थे, उनके बारे में उनके जीवन वृत्तांत से संबंधित सारी चीज़ों को एक जगह संग्रहित करने का काम किसने किया है? 84 वैष्णव का मतलब कि ऐसे 84 संतों के बारे में, और 252 वैष्णव के मतलब कि ऐसे 252 संतों के बारे में सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट कर देने का काम किसने किया है? गोकुलनाथ ने, नाभादास ने, नंददास ने, तुलसीदास ने। तो ये भक्ति काल के ही कवियों का नाम दिया गया है। बस ये है कि आपको देखेंगे जैसे नंददास का नाम दिया गया है या नाभादास का नाम, तो इसमें कृष्णाश्रयी और जो है आपके रामाश्रयी शाखा दोनों से ही दिया गया है नाम। यहाँ पे हैं गोकुलनाथ जी। अब गोकुलनाथ के बारे में ये बताया देखिए 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों ही गोस्वामी गोकुलनाथ के द्वारा जो है संग्रहित किया गया है। उन वैष्णव जो मतलब कि भक्ति भाव वाले जो संत रहे हैं उनके बारे में। गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ के बारे में देखें तो गोस्वामी जो तुलसीदास है उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा, प्रश्नावली, दोहावली, रामायण, रामलला नहसु है, जानकी मंगल है, रामचरितमानस है, पार्वती मंगल है, कृष्ण गीतावली है, गीतावली है, पदावली रामायण है, विनय पत्रिका, बिनावली, राम गीतावली। तो ये सारे आपको कई बार आपने पढ़ा होगा कि वैराग्य संदीपनी, ये सारे हैं। 84 वैष्णव और 252 गोकुलनाथ का, इनको ध्यान रखना है। उसके बारे में हमने बताया कि उनमें क्या है। बाकी जब जहाँ पे और डिटेल में आएगा उनको और डिटेल में भी बताते चलेंगे। नंददास के ग्रंथ, नंददास के ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप याद हो तो अष्टछाप के कवियों में नंददास सबसे छोटे आते हैं। जैसे आपने देखना कुम्भन दास सबसे बड़े आते हैं, तो बल्लभाचार्य के शिष्य है। और जो विठलनाथ है, विठलनाथ के जो शिष्य में है नंददास सबसे छोटे में आते हैं। जैसे चित स्वामी हो गए, गोविंद स्वामी हो गए, चतुर्भुज दास हो गए, तो नंददास सबसे छोटे वाले में आते हैं। और ये नंददास के ग्रंथ हैं इम्पोर्टेंट में, इनके बारे में ये ध्यान रखिए कि इनके ज्यादातर ग्रंथों में लास्ट में मंजरी लगा है ना? मंजरी, मंजरी हम लोगों की हिंदी साहित्य के 8वीं क्लास वगैरह में पुस्तक भी चलता है। तो अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी। देखिए 5 मंजरी का जिक्र किया गया है। तो कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पे कहा गया है विरह, विरह में एक तरीके से रस तो नहीं आता है ना। विरह जो हुआ मान लो रूप के साथ क्या है? प्रेम है। यहाँ पे है कि अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, तो रूप मंजरी जो है वो मान करके हट करके बैठ गई। उनको अनेकों तरीके से मनाया गया लेकिन वो नहीं मानी, और नहीं मानी तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो विरह में रह गई। तो जो रूप मंजरी नायिका है वो रस से, मतलब कि रूप मंजरी जो नायिका है एक तरीके से अगर उसको देखे तो वो रस से प्रफुल्लित नायिका थी, खुश मिजाज थी, नाराज हुई और वो मान करके हट करके बैठ गई। फिर मनाने वाला नायक अनेकार्थ जतन किया कि अनेक तरीके से किसी भी तरह वो नायिका मान जाए, लेकिन वो नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो उसका परिणाम क्या हुआ कि लास्ट में वो विरह में, मतलब कि वो विरह में आ गई। तो अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, अनेकों तरीके से मान मनाया गया। किसको? रूप मंजरी को। पहले वो रस और प्रफुल्लित मतलब बड़ी खुश रहती थी, लेकिन अभी वो विरह में है। और इनके अलावा इनका क्या है? सुदामा, सुदामा चरित करके है, प्रेम बारा खड़ी करके, श्यामा सगाई करके, रुक्मणी मंगल है, भंवर गीत है। ध्यान रखिए भंवर गीत है, भ्रमर गीत नहीं है। रास पंचाध्यायी है, सिद्धांत पंचाध्यायी। तो दो तो पंचाध्यायी है, रास और सिद्धांत करके। दसम स्कंद भाषा करके है। तो अनेकार्थ, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारा खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषा, ये सारे हो गए। और नाभादास के ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। तो नाभादास के ग्रंथों में भक्तमाल 1585 और अष्टयाम करके, तो अष्टयाम भी कई बार पूछा गया है किसका है, तो ये ध्यान रखना है कि अष्टयाम जो है वो नाभादास का ग्रंथ है और अष्टयाम के अलावा भक्तमाल 1585 ये भी इन्हीं का ग्रंथ है। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है?
ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु। आल्हा पता नहीं अब आप लोग सुनते होंगे कि नहीं, बचपन में हमने भी आल्हा सुना है। और आल्हा जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता था। आल्हा के संबंध में ये ध्यान रखना कि जो रासो काव्य परंपरा है, राजस्थानी रासो काव्य परंपरा, उनके प्रमुख कवि होते थे जगनीक। वो जगनीक द्वारा रचित जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है परमाल रासो, बेसिकली उसको आल्हा खंड कहते हैं। और ये समय 1230 ईस्वी। आल्हा खंड जो वर्षा ऋतु में गाया जाता था वो क्या होता था, वो एक वीर गीत काव्य होता था। पूरे रासो काव्य परंपरा में आप देखेंगे तो वीर प्रशस्ति गायन हुआ है। तो यहाँ पे वर्षा ऋतु में बता रहे हैं कि एक वीर गीत या वीर काव्य जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता था, उसे हम क्या कहते हैं, उसको आल्हा कहते हैं। और आल्हा जो है, आल्हा खंड 1230 ईस्वी परमाल रासो जगनीक का है। उनकी रचना के संबंध में यहाँ पे बात किया गया है। विशल देव रासो, देखिए वापस से रासो की ग्रंथ के रचयिता के संबंध में जगनीक, जनबरदाई, नरपतिनाल, सारंगधर। तो हमारे पाठ्यक्रम में रासो ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे, कई रासो ग्रंथ के नाम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जगनीक का नाम दिया। तो जगनीक का आपने जस्ट परमाल रासो देखा, आल्हा खंड, चंदबरदाई, नरपतिनाल और सारंगधर, इतने लोगों का नाम दिया। लेकिन आपसे पूछा है विशल देव रासो। तो रासो में कई ग्रंथ है, यहाँ पे विशल देव रासो की बात की गई है, जिसकी नायिका ये याद हो आपको तो बहुत महत्वपूर्ण है विशल देव रासो की नायिका, और वो कथानक भी आता है। तो यहाँ पे आपको देखना है, विशल देव जो है 1212 ईस्वी है ना, 1212 में विशल देव नरपति नाल का है। और श्रृंगार रस वीर काव्य, दोनों चीजें हैं। जो विशल देव रासो 1212 है, नरपति नाल, ये श्रृंगार रस और वीर काव्य दोनों है। और जो परमाल रासो आल्हा खंड है, परमाल रासो जो आल्हा खंड है, ये क्या है, ये 1230 ईस्वी, 1230 ईस्वी आल्हा खंड, 1230 ईस्वी जगनीक, वीर रस वीर काव्य करके। तो परमाल रासो आल्हा खंड का ये हो गया आपको। और इनके अलावा पृथ्वीराज रासो को देखें तो पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी, चंदबरदाई और वीर रस प्रबंध काव्य है। तो इन्हें हमें देखना है कि ये क्या है। तो विशल देव रासो 1212, नरपति नाल, श्रृंगार रस वीर काव्य, परमाल रासो 1230 ईस्वी जगनीक, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई वीर रस प्रबंध काव्य, हमीर रासो सारंगधर करके, ये है जो हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम देखें तो आपने विशल देव रासो को देख लिया, परमाल रासो आल्हा खंड को देखा, और पृथ्वीराज रासो को देखा, हमीर रासो को देखा, इतने ग्रंथ के। अब यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में जो रचनाओं के संबंध में पहले भी क्वेश्चन आया, अभी पिछली ही क्लास में हमने बताया था, इस्तवार दलाल लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी, ये किसकी रचना है, क्योंकि वहां पे ये पूछा गया था कि जो है सबसे पहले किसने जो है इतिहास ग्रंथ में ये लिखा है। तो वहां पे अगर याद हो आपको तो इस्तवार दलाल लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी का नाम दिया था, और कीथ ने, गारसा दत्तासी ने, ग्रियर्सन ने, गिलक्राइस्ट ने। तो हमने वो ये बताया था आपको, हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखने में जो शुरुआती काम किया था फ्रेंच विद्वान ने, इस्तवार दलाल लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी, लेकिन उन्होंने काल क्रमानुसार नहीं लिखा था। और काल क्रमानुसार एक व्यवस्थित ढंग से लिखने का काम जो फ्रेंच विद्वान में ही थे, वो किसने किया था, अगर याद हो आपको तो ग्रियर्सन ने किया था। और अगर आपको तुरंत याद आ रहा हो, तुरंत सोचिए कि हमने ये भी बताया था आपको, जो ग्रियर्सन है उनकी किताब का नाम क्या था, उसका अनुवाद किसने किया था और किस सन में किया था, ये भी पिछले क्लास में बताया था, क्योंकि सेम क्वेश्चन आया हुआ था। और देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए गारसा दत्तासी थे, लेकिन हमने ये बताया था कि आपको ये ध्यान रखना कि गारसा दत्तासी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक जरूर है, पर उतना इम्प्रूवमेंट नहीं था। उन्होंने वर्ण क्रमानुसार चीजों को लिखा था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो इस्तवार दलाल लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना करने वाले गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य में पहली बार लेखन का प्रयास करते हैं। वो भी कोई भारतीय नहीं, फ्रेंच विद्वान करते हैं। गारसा दत्तासी एक फ्रेंच विद्वान थे। उनके इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा के 2 पार्ट में आए थे, 1839 में आया था, 47 में आया था। बाद में इसका तीसरा संस्करण 71 में प्रकाशित हुआ। तो 39, 47, 71 को ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया है, तो तासी ने किया। प्रयास पहला किया, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी ने प्रयास तो किया। और इनके अलावा जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में आया। और हमने आपको ये बताया था कि मॉडर्न वर्नाकुलर की बात की गई है, तो ये कौन व्यक्ति है जो इनका ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आपको याद आ रहा हो कि सूरीलाल गुप्त के बारे में बताया था, और 1957 बताया था हमने कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कालक्रम के अनुसार लिख रहा है और उसको ही माना जा रहा है कि हाँ ये ठीक ढंग से लिखा गया है, तो उसका जब अनुवाद किया जाएगा तो कि सूरीलाल गुप्त ने 1957 में जो उसका नाम दिया, वो हिंदी साहित्य के पहले इतिहास नाम से दिया। बाकी फिर आप देखते हैं कि लक्ष्मी सागर वारसेयर ने तो इसका तासी जी का भी किया था, लेकिन वो बात की बात है। हमें ये ध्यान रखना कि इनके वाले का अनुवाद किस सन में किस नाम से किया गया।
इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, नंददास, कुम्भनदास, रैदास। तो कौन सा कवि इसमें अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, नंददास, कुम्भनदास, रैदास। तो इनमें से कौन से कवि ऐसे हैं जो अष्टछाप के नहीं है? ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर अष्टछाप के बल्लभाचार्य और विट्ठल नाथ के आपको पूरे क्लियर हो कि ये भी पूछा जाता है कि कौन से इसमें बल्लभाचार्य के, कौन विट्ठल के हैं। फिर उन्हीं परंपरा में हमने कहा था गोकुलनाथ भी विट्ठल के पुत्र में आ जाते हैं वो। तो और उनके 252 और 84 वैष्णव की वार्ता भी जस्ट क्वेश्चन आया। तो कौन सा अष्टछाप का कभी नहीं है? तो जैसे हमने आपको बोला कि जो है अष्टछाप की स्थापना, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हाँ कौन से 65 में जो है अष्टछाप की स्थापना हुई और इनमें कौन से अष्टछाप के कभी नहीं है। तुरंत आपने पहचान लिया कि सूरदास, कुम्भन, रैदास में से कौन से नहीं है। मान लिया आपने तुरंत पहचान लिया, पहचानने के बाद आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये बल्लभाचार्य के हैं, ये विट्ठल के हैं। इनमें सबसे बड़े वाले कौन है, सबसे छोटे वाले कौन से, ये तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक 1565 आपके स्थापना का वर्ष भी है, उसको भी ध्यान रखना है आपको। तो देखिए रैदास जो थे संत रैदास और भक्तिकाल निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। अष्टछाप के कवि जीवन काल तथा जन्म स्थान के बारे में देखें तो जो कुम्भन दास है। और हमने आपको याद हो एक ट्रिक बताया था, 10+3 का अंतर करेंगे तो आप देखो कुम्भन सबसे बड़े वाले हैं। कुम्भन अगर 1468 है तो प्लस 10 साल आप करेंगे, यहाँ पे प्लस 10 साल करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा सूरदास का 1478। परमानंद का 93 करेंगे तो जस्ट आपने परम परम कौन है, परम कृष्ण है, तो परम कृष्ण के साथ आप 3 साल लगाओगे तो इनका 93 है, तो इनका 96 है। स्वामी के साथ अगर गोविंद स्वामी है, गोविंद स्वामी के साथ 6 स्वामी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 साल का अंतर दिखेगा, 5 यहाँ पे 1515 होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे मुझे लग रहा है ना थोड़ा सा 1505 से 1585, 1468, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ पे आपको अंदर देखना है, यहाँ 5 से 15। तो गोविंद स्वामी का 5 और 15 6 स्वामी गोविंद स्वामी और 15 ये 30-33, यानी चतुर्भुज दास का अगर 1530 में जन्म है तो नंददास का 33 में, तो 10+3 और इन लोगों का प्लेस क्या है? बल्लभाचार्य के शिष्य में कुम्भन, सूर, परमानंद, कृष्ण है और विट्ठल के गोविंद स्वामी, 6 स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास करके हैं। देखिए अनुराग बासुरी, कई बार ये रचना का नाम पूछा गया, रहीम रसखान, नूर मोहम्मद, छिस्वामी। अनुराग बासुरी किसकी रचना है? रहीम की, रसखान की, नूर मोहम्मद की, छिस्वामी की। तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो है ये नूर मोहम्मद की है। इंद्रावती 1744, इंद्रावती है और अनुराग बासुरी, दोनों रचनाओं के बारे में देखें तो जो इंद्रावती है, अनुराग बासुरी है। इंद्रावती है 1744, अनुराग बासुरी है 1764। तो इंद्रावती 1744, अनुराग बासुरी 1764। ये किसके, इनके रचनाकार का क्या नाम है? इनके रचनाकार का नाम है नूर मोहम्मद। तो इंद्रावती 1744, अनुराग बासुरी 1764, इनके रचनाकार का नाम क्या है? नूर मोहम्मद करके है। और बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद का आप देखेंगे तो 1610 से 15, और ये क्या है? बरवे नायिका भेद के जो लेखक है रहीम दास है। तो रचनाकार कौन हो गए? रहीम दास। तो इंद्रावती, अनुराग बासुरी 44 और 64 हो गया, और इनके कौन हो गए? नूर मोहम्मद हो गए। अब बरवे नायिका भेद की 1610 से 15 इनका मतलब बरवे नायिका भेद किसका है? रहीम दास का है। इनके अलावा यदि आप देखें तो पदावली 6 स्वामी का है, और जो प्रेम वाटिका करके है वो 1614 में अगर आप देखें तो रसखान का है। अब आगे हम देखें कि क्वेश्चन है, नैन नचाए कहीं मुस्काए, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर है, मतिराम है, घनानंद है, देव है। तो पंक्ति का क्या नाम? नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। तो पद्माकर, मतिराम, घनानंद, देव। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रीतिकाल के कवियों के नाम दिए गए हैं, और इनमें आपसे ये पूछा गया है कि ये जो पंक्ति है, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन हो रही, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे ये किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पे देखिए, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन हो रही जो है, ये पंक्ति पद्माकर जी की है। और कुंदन को रंग फीको लागो, ये भी कई बार पूछा गया है कि ये किसकी पंक्ति है? कुंदन को रंग फीको लागो, लागे झलके सब अंगन चारु बुराई, तो ये पंक्ति है मतिराम की। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस जो है, उल्टी कहत नवीन, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है देव की। तो नैन नचाई कहीं मुस्काए करके है, ये पद्माकर जी का है, और कुंदन को रंग फीको लागे करके मतिराम का है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अभिधा अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, ये पंक्ति किसकी है? देव की है। इनके अलावा अगर आप देखें कि झलके अति सुंदर आनंद गौर, झलके अति सुंदर आनंद गौर, छके दिग राजति कानन छुए, तो ये गणानंद की पंक्ति है। तो यहाँ पे नैन नचाए कहीं मुस्काए का हो गया, कुंदन को रंग फीके लागे, जलते सब
ये हो गया अविधा उत्तम काव्य, देव का हो गया जल के अति। ये जितनी भी पंक्तियां दी गई बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। सखी वे मुझसे कहकर जाती है तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है और आप तुरंत गेस कर लिए होंगे ये कौन कह रहा है, किसके संबंध में कह रहा है। सखी वो मुझसे कहकर जाती तो किस कवि की काव्य पंक्ति है। कौन ये समझ रहा था कि अगर वो कह के गए होते तो क्या स्वामी ये समझते कि हम उनकी पथबाधा बनते, बल्कि हम उनका सपोर्ट करते, लेकिन वो हमें समझने की कोशिश नहीं किए। सियाराम शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं जगदीश गुप्त, ये बहुत ही ज्यादा फेमस पंक्ति है और आपको तुरंत ये याद आया होगा कि ये कौन किसके संबंध में कह रहा है। यशोधरा, भगवान बुद्ध छोड़ के चले गए हैं, राहुल सोए हुए हैं, वो भी सोए हुए हैं, तो उन्हें भी एक बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक मतलब एक दायित्व तो निभाने चले गए हैं कि पत्नी हो, एक बार कह के तो जा सकते थे। अगर कह के जाते और उनके रास्ते की हम पथ बाधा बनते तो हमें समझ में आता। हमें तो वो मौका ही नहीं दिया गया कि वो पूछा जाए एक बार कि क्या हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो एक गृहस्थ थे और अचानक वो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं 29 वर्ष की अवस्था में। तो वही वो उनका एक यशोधरा का ये विलाप है और उनके मन में क्वेश्चन है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते। मैथिली शरणगुप्त में यशोधरा में उस चीज को, जैसे आप उर्मिला के विरह को देखते हैं कि बहुत दिन बाद हिंदी साहित्य में स्थान मिला, वैसे ही मैथिली शरणगुप्त द्वारा यशोधरा में ये बात कहलाया गया, यशोधरा के माध्यम से कहलाया गया है सखी वो मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझे पथबाधा समझते। और इनके अध्यक्ष उपाध्याय हरिओत्प्री प्रवास, प्री प्रवास में आप देखते हैं कि जैसे कृष्ण जी का गमन जब जाना होता है तो वहां के लिए है रूप उद्यान, रूपों का उद्यान, प्रफुल्ल प्राय कलिका, रागेत रागेंदु विभोनना, तन्मंगी कलहासनी सुरसिका, क्रीड़ा कला पुतली, हरिओ प्री प्रवास से है। चीरन चीरी तले बल कंच मिटी तव मन को अखिला के, नौच के हारन ते मुकुता गई चोंच में मुदी रहे हो दुए आके। ये जगदीश गुप्त के छंद सती से लिया गया, तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो सकता है। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है। अब ये देखिए आपके यूजीसी नेट 9 हिंदी निबंध में शिव शंभू के चिट्ठे आपके सिलेबस में लगा हुआ है। बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र यहाँ पे दिया गया है। तो निबंध की श्रेणी में ये सारे लोग आते हैं। खासकर आप देखिए भारतेंदु मंडल के कवियों में शुरुआत भी निबंध विधा से ही हुआ था। तो शिव शंभू के चिट्ठे 1904-5 में बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है। घूरे की लत्ता भी ने किसका है, प्रताप नारायण मिश्र के ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। संसार महानाट्यशाला बालकृष्ण भट्ट, इनका हिंदी प्रदीप 1877। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। याद हो आपको हमने बताया था कि हर एक जितने भी हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं उनमें पत्रिकाओं के नाम जरूर पूछे जा रहे हैं। और अगर आपने पिछला पेपर सॉल्व किया और कोई भी लिस्ट आप बना रहे हो तो हमने पहल पत्रिका, माध्यम पत्रिका, दिग्दर्शन पत्रिका, नया हंस का जो पुनः प्रकाशन 86 में हुआ उसकी, कल्पना की बात है, हिंदी प्रदीप की, ब्राह्मण की, बहुत सारी पत्रिकाओं का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं और आपको बताए भी हैं और जो नए नए आ रहे हैं उसको भी बता रहे हैं। तो नया ज्ञानोदय के संबंध में भी हमने पहले बात कर लिया था कि नया ज्ञानोदय जो पत्रिका है वो उसके संपादक कौन है। अगर आपने कोई लिस्ट बनाया होगा और आप 2 प्रैक्टिस सेट, अगर 100 क्वेश्चन हमने लगवा दिया, 100 क्वेश्चन को ढंग के किए होंगे और उसको लिख लिए होंगे कहीं पे कि ये चीज मुझे नहीं आ रहा, ये नया है, और आगे की हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ और क्वेश्चन आया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दावे से कि ये जो आप प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नया ज्ञानोदय जो है उसके बारे में हमने बताया था आपको। अगर आपको याद आ रहा हो, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, प्रभाकर छोत्रिया, अमरेलाल पांडे, ये किसका है। पहले अपने दिमाग पे दबाव डालिए कि हमने अगर 100 क्वेश्चन लगाए तो क्यों हमने वो काम नहीं किया। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है। मैं फिर भी आपसे ये बोलूंगी कि आप ये प्रैक्टिस सेट खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, सबके पास है। मैं इस प्रैक्टिस सेट में क्या अलग करा रही हूँ, बस वही चीज हम बता रहे हैं कि अगर हमने नया ज्ञानोदय पहल माध्यम पहले आया तो मैंने आपका ध्यान केंद्रित कराया कि देखो ये यहाँ पे आया है और ये क्वेश्चन आगे रिपीट होगा, इसलिए इस तरीके से चीजों को बनाइए, लिखिए और वापस से जब सॉल्व करिए तो आपको लगे कि वो क्वेश्चन मुझे आ गया क्योंकि मैंने उसको पहले किया था। तो आपके लिए फायदेमंद सीरीज है। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक आपको तुरंत याद आना चाहिए, और ना हो तो आपने पिछली क्लास में जाके देखिएगा, हमने नया ज्ञानोदय के बारे में पहले भी बताया है। नया ज्ञानोदय 2002, ये रविंद्र कालिया, मासिक दिल्ली। आपको इस चैनल पे ना बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मतलब अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के ढेर सारे पेपर लगे हैं, आप ये देखेंगे तो उनके लिए आप जाएंगे तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के भी अलग अलग राज्यों के बहुत सारे पेपर करवा रखे हैं। तो यहाँ पे जो नया ज्ञानोदय है 2002, ये रविंद्र कालिया का है और ये मासिक दिल्ली से। तो नया ज्ञानोदय 2002 रविंद्र कालिया, मासिक दिल्ली से। पहल जो है 1960 ईस्वी, ज्ञान रंजन, पिता कहानी के त्रैमासिक, जयपुर। अक्षर प्रकाशन बहुत दिन तक चला और ये प्रभाकर छोत्रिया, मासिक, भोपाल से। तो अक्षर करके ये था। पहल 1960 ज्ञान रंजन का है, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, मासिक दिल्ली 2002 करके है। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं से यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है।
अमृत और विष, झूठा सच, अंतराल, अपने अपने अजनबी। ये आपकी यूजीसी नेट में अभी सिलेबस में लगा है और आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। आप इसका जो झूठा सच का पार्ट है, चैनल पे हमने एक ही पार्ट कराया है। 1958 और 60 में यशपाल जी का आया था, और यशपाल जी के हमने काफी आपको बताते कि लगभग सारे उपन्यास आपको ध्यान रखने हैं, जैसे पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, दिव्या उपन्यास, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और झूठा सच 58-60 में आया यशपाल जी का। और राष्ट्र विभाजन और त्रासदी का चित्रण है। स्वतंत्रता के बाद देश की जो यथार्थ स्थिति है उनको बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत बेबाकी के साथ रखा है। इनके अलावा आप देखो अमृत और विष, अमृत और विष जो है, अमृतलाल नागर के भी जितने उपन्यास हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों के सिलेबस में पानस का हंस लगा है, लेकिन खंजन नयन से लेके नाचो बोल गोपाल बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। अमृत और विष भी है। अमृतलाल नागर का भी ध्यान आपको रखना है। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक सामाजिक चित्रण इन्होंने जो है इसमें अमृत और विष में किया है। तो अपने अपने अजनबी अज्ञे जी का है। अपने अपने अजनबी में मृत्यु से साक्षात्कार को दिखाया गया कि मृत्यु से इंसान का साक्षात्कार क्या होता है, 1961 अज्ञे का है। अंतराल मोहन राकेश का है। सामाजिक राजनीतिक चित्रण है, 1972 में अंतराल। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? याद वो अभी जो आप यूजीसी नेट का पैटर्न देखेंगे और तब, अभी तो धातुसेन से ही नहीं पूछेगा बल्कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाके क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ तो सिर्फ आपसे पूछा धातुसेन नाम का पात्र किस नाटक में है। आपके सिलेबस में ध्रुव स्वामी भी लगा है, चंद्रगुप्त भी लगा है, स्कंदगुप्त भी लगा है, और विस्तार से पढ़ा होगा। धातुसेन कौन था, आपके दिमाग में यहाँ तक आना चाहिए कि धातुसेन कौन से नाटक में कौन से कैरेक्टर में था। स्कंदगुप्त में था, चंद्रगुप्त में, ध्रुव स्वामी में, किसमें था? तो जो धातुसेन नाम का पात्र है ये आपको स्कंदगुप्त नाटक में देखने को मिलेगा। कैसे पुरुगुप्त, अनंत देवी ये सब षड्यंत्र रचते हैं। स्कंदगुप्त को नहीं चाहते कि वो जो है राजगद्दी पे बैठे, और स्कंदगुप्त वैसे भी सत्ता के लोलुपता से बिल्कुल ही दूर है वो, बल्कि उसे एक तरीके से उदास है, उसको सत्ता से कोई लोभ वगैरह नहीं है। 1928 में इनका स्कंदगुप्त आया, अपने पाठ्यक्रम में लगा है। इनके अलावा चंद्रगुप्त 31 और ध्रुव स्वामी 33। इनके अलावा बीच में इनका ये राजश्री आया, ये भी नाटक है। धातुसेन है, पुरुगुप्त है, अनंत देवी है, देवसेन, विजया भट्टारक, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, देवकी है। इनके अलावा इनकी बहन का नाम हो गया विजया हो गए। ये सब पात्र आपको स्कंदगुप्त नाटक में देखने को मिलेंगे और बहुत विस्तार से चैनल पे कराया गया है। चंद्रगुप्त अगर देखेंगे तो चाणक्य है, सत्तार है, सिंगरण है, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासनी, आंबिक, राक्षस। बहुत अच्छे से हमने चंद्रगुप्त नाटक को भी कराया है, इवन बोर्ड पे समझा समझा के करवाया है। ध्रुव स्वामी भी करवाया गया है, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ये सभी। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रावृत्त है? चीड़ों पर चांदनी, अपनी खबर, भूले बिसरे चित्र, पथ के साथी। अब इसे आप निर्मल वर्मा को देखें तो चीड़ों पर चांदनी की बात इन्होंने कही है। चीड़ों पर चांदनी जो है ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है, और ये यात्रा वृत्तांत जो है निर्मल वर्मा जी का है, जिसका आप एक चिचड़ी की सुख वगैरह देखते हैं। निर्मल वर्मा का परिंदे अपने कहानी सिलेबस में लगा है। चीड़ों पर चांदनी बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना है। प्रकाशन वर्ष इसका 1964 है, निर्मल वर्मा का है। लेकिन विधा ध्यान रखिएगा क्योंकि विधाओं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। समानता में राइटर के नाम पता होते हैं, सन पता होता है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस विधा में लिखा गया है। तो जो चीड़ों पर चांदनी 1964 में है, ये यात्रा वृत्तांत में है। इन्होंने बहुत समय बाहर स्पेंड किया। इवन पेगू वर्मा की बात शायद आती है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा समय जो है अपना जो है ट्रैवल में ही बिताया है। निर्मल वर्मा जी बाहर ही रहे हैं ज़्यादातर। तो ये यात्रा वृत्तांत से संबंधित चीड़ों पर चांदनी 1964 में आया। और अपनी खबर 1960, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का है, आत्मकथा है अपनी खबर। तो देखिए इसकी विधा का नाम क्या? अपनी खबर किसका? 1960 किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का। उग्र जो है आत्मकथा है। पद के साथ ही महादेवी वर्मा संस्मरण 1956 है। भूले बिसरे चित्र किसका है? भूले बिसरे चित्र 1959 भगवती चरण वर्मा का है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास है। काव्य शास्त्र एवं आलोचना भी अब आते हैं। अभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? भरत मुनि ने, राजशेखर ने, पतंजलि ने, भामा ने। तो अभ्रंश शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? भरत मुनि, राजशेखर, पतंजलि, भामा। आप ये देखो कि हमारी हिंदी जो आज है वो संस्कृत से पाली, प्राकृत, अभ्रंश, औहट एक पूरी यात्रा तय करके आया हुआ है। लेकिन सबसे पहले अभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया? क्योंकि अभ्रंश के बाद ही हम देखते हैं हमारी हिंदी आया। तो भरत मुनि, राजशेखर, पतंजलि, भामा, इनमें से अभ्रंश किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? भामा ने किया था। भरत मुनि के बाद आप 6वीं सदी में भामा को ही देखते हैं। स्वयंभू को जो है अभ्रंश का वाल्मीकि, और पुष्पदंत को अभ्रंश का व्यास कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है। अभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है भामा ने किया था। और स्वयंभू को अभ्रंश का क्या कहते हैं? स्वयंभू कवि को जो है अभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। पुष्पदंत को अभ्रंश का व्यास कहा जाता है। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? व्यंजना शक्ति क्या कार्य करता है?
देखिए अभिधा व्यंजना लक्षणा, सब शक्तियां तीन होती हैं, अभिधा होती हैं, व्यंजना होती हैं और लक्षणा होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि व्यंजना शक्ति क्या काम करता है, मूल्य अर्थ को व्यक्त करता, प्रयोजन यानी उद्देश्य को व्यक्त करता, मुख्यार्थ यानी जो बोल रहे हो उसी मुख्य अर्थ को व्यक्त करता है, मुख्यार्थ में छिपे जो आकथित जो नहीं कहना उसको व्यक्त करता है। तो आपको अभिधा लक्षणा व्यंजना का अगर परिभाषा पता होगा तो आप इसको तुरंत लगा लेंगे कि व्यंजना शक्ति क्या है। ये अभिधा नहीं कह रहा, अभिधा मतलब कोई भी चीज तुरंत बोल रहे हैं, ये व्यंजना कह रहा है, लक्षणा भी नहीं कह रहा, व्यंजना कह रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि मुख्यार्थ की व्याख्या कर रहा है, प्रयोजन को व्यक्त कर रहा है, मूल्य अर्थ को व्यक्त कर रहा है, या मुख्य अर्थ जो है उसमें जो छिपे आकथित अर्थ जो नहीं कहा जा सकता है उस अर्थ को व्यक्त करता है व्यंजना। इनमें से क्या सही है, तो यही है। क्योंकि अभिधा में हम जो चीजें जैसे अभी बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, लेकिन जब हम व्यंजना की बात करते हैं तो व्यंजना में मुख्य अर्थ में छिपे, मतलब हम कोई भी पंक्ति बोल रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, माने हमने बोला कि हम पढ़ा रहे हैं तो वो तो ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं वो आप खुद ही समझ गए, उसी में वो छिपा है, बिना कहे आप समझ गए कि हम यही पढ़ाते हैं। जैसे मेरे व्यक्तित्व की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपने तुरंत गेस कर लिया कि मैं क्या पढ़ा सकती हूँ, हिंदी ही पढ़ा सकती हूँ। तो आकथित अर्थ जो है वो खुद व्यक्त हो गया, तो व्यंजना हो गया। व्यंजना शक्ति का काम है काव्य के मुख्य अर्थ में छिपे आकथित जो नहीं कहा जा सकता उसको भी वो व्यक्त कर दे। इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, आप खुद जान रहे हैं कि मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। इसके बाद हमने देखिए आपको ये बताया था कि जितने भी जो आपके कॉन्सेप्ट आए हैं भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, विखंडनवाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, नई समीक्षा, है ना, ये सारे सिद्धांत के हमने बताया था कि एक लिस्ट आप बनाइए, कॉपी बनाइए। विखंडनवाद बार बार क्वेश्चन आया है, देरिडा, फुकुयामा, लेविस, ग्रामसी, और लेविस और ग्रामसी के बारे में भी मुझे जहां तक लगता है कि आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आगे आया होगा या पूछा जा सकता है। विखंडनवाद कई बार बताया, विखंडनवाद के प्रवर्तक के तौर पे इनको जानते हैं। विखंडनवाद का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जाक देरिडा। देरिडा से ऐसे याद रखिए, देरिडा यानी दर्द कौन देता है, इंसान को दर्द कब होता है, देरिडा, देरिडा यानी दर्द कब होता है, जब विखंडित हो जाता है, वो टूट जाता है। तो जॉक देरिडा, जॉक ने दर्द दिया कब, और दर्द दिया तो इंसान टूट गया, तो जॉक देरिडा विखंडनवाद। विखंडन मतलब चीजों को एक तरीके से छिन्न भिन्न करना, तोड़ के रख देना, तो वो विखंडन हो गया। और इनके अलावा फ्रैंक रेमंड लिविस, नई आलोचना जो है, रेमंड लिविस नई आलोचना से संबंधित प्रमुख आलोचक हैं, फ्रैंक रेमंड लिविस। तो फ्रैंक रेमंड लिविस किससे संबंधित है, नई आलोचना से संबंधित प्रमुख आलोचक के तौर पे जाने जाते हैं। ग्रामसी कौन है, ग्रामसी मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक हैं। हम लोगों को बहुत डिटेल में काफी बार मार्क्सवाद के सिद्धांत को पढ़ना होता है, तो मुझे लगता है आपको मार्क्सवादी आलोचना में अगर कोई प्रमुख समीक्षक है ग्रामसी, तो उनको भी जहाँ पे भी नोट डाउन करिए वहां पे कर लीजिए, और लिविस को भी कर लीजिए, क्योंकि ये नई आलोचना से जुड़े हैं। तो आपके तीन चीजें यहाँ पे मिल गई, जॉक देरिडा विखंडनवाद, लिविस नई आलोचना, ग्रामसी मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक। काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना की गई है, किसने की है, अब ये देखिए आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र में निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत, अनुकरण का, ये तो आप पाठ्यक्रम का आपके सिलेबस का ही सब पार्ट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा का सिद्धांत ये किसका है, कॉलरिज दिया है, इलियट दिया है, अर्नाल्ड दिया है, रिचर्ड दिया है, तो इनमें से ये किसका है। पहले आपको सोचिए कि क्या आपको पता है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको देखिए काव्य में निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत हो गया। देखिए टी.एस. इलियट के कितने सिद्धांत है, प्रवर्तक के तौर पे आप टी.एस. इलियट को जब देखेंगे तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है, टी.एस. इलियट जो है, एक तो इनका टी.एस. इलियट का बताया कि ये टी.एस. इलियट जो है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है। अब इनके अलावा आप देखेंगे तो निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के अलावा इनके और कौन से सिद्धांत है, निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के अलावा इनके वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है, संवेदनशीलता का असाहचर्य सिद्धांत है, व्यक्ति प्रज्ञा यानी व्यक्तिक बुद्धि एवं परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत भी है। तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत हो गया, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत हो गया, संवेदनशीलता के असाहचर्य सिद्धांत के रूप में है, परिकल्पना का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांतों के प्रवर्तक कौन है, इन सारे सिद्धांतों के प्रवर्तक है इलियट। रिचर्ड का कौन सा सिद्धांत है, रिचर्ड का सिद्धांत है संप्रेषण एवं मूल्य का सिद्धांत, और आगात्मक भाषा का सिद्धांत भी रिचर्ड का है। नव अभिजातवाद, इसको भी लिख लीजिएगा, नव अभिजात जो है ये किसने दिया, मैथ्यू अर्नाल्ड ने दिया है। कल्पना का सिद्धांत किसने है, कल्पना का सिद्धांत जो है कॉलरिज ने दिया है। कल्पना क्या है, फैंटेसी क्या है, इन सबको बहुत बारीकी से मैंने भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को निशा अग्रवाल और जो है
जो भी प्रमुख राइटर हैं बड़े, मुझे लग रहा है अनिल राय को लेके और 3-4 राइटर को लेके हमने बहुत अच्छे से आपको भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र चैनल पे कराया, करीबन 38 वीडियो है। वहाँ से आप देखेंगे तो बहुत सारे सिद्धांत आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे और वो सिद्धांत आपके क्लियर भी होंगे। यहाँ पे देखें, कालक्रम की दिशा से सही अनुक्रम क्या है? देखिए मैंने आपको बोला था पत्रिका का एक क्वेश्चन तो हमने पहले ही देख लिया। सेम फिर कालक्रम की दिशा से पत्रिका का समय आ गया। अब आप सोचो ब्राह्मण पत्रिका का समय क्या है, बंगदूत का समय क्या है, हिंदी प्रदीप का समय क्या है, अंश का क्या समय है? क्या आप इनको गेस कर पा रहे हो? क्या आपने इनको कहीं पे लिखा कि ब्राह्मण कौन निकालता है, किस सन में निकालता है, बंगदूत किसका है, हिंदी प्रदीप किसका है, हंस पत्रिका? हंस का तो मैंने जो पहला निकलता था हंस मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा वो भी बताया था, और जो 1986 में जो है आपका 1986 जो पुनर्प्रकाशन हुआ था राजेंद्र यादव के संपादकीय में, मैंने उसको भी बताया था। यानी दोनों ही बताया था कि पहले हंस कैसे निकलता था, क्योंकि आप मुंशी प्रेमचंद जी को देखेंगे वो हंस से बहुत ज्यादा जुड़े रहे हैं। इवन आपने 1944 में प्रेमचंद घर में है शिवरानी देवी का जब उनका पढ़ा होगा वृत्तांत, तो उनमें भी बताया कि वो हंस को लेके कितने चिंतित थे। तो ये चीज हमें देखना है, और हंस का पुनर्प्रकाशन फिर इन लोगों ने लिया अपने हाथ में। ब्राह्मण है, बंधुत है, हिंदी प्रदीप है, ये तो मतलब ब्राह्मण पत्रिका हिंदी प्रदीप तो श्योर है कि याद होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लगातार फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता रहता है। बंगदूत 1829 से राजा राम मोहन राय जी ने जो है जब निकालना शुरू किया, बंगदूत राजा राम मोहन राय इनके प्रयास से सती प्रथा का एवोल्यूशन वगैरह, मतलब कि उसको एक तरीके से सती प्रथा को जो है एलिमिनेट करना और सारी चीजों को हटाने का काम जो है बंगदूत वगैरह ने बहुत किया। और ये साप्ताहिक कलकत्ता से निकलता था। हिंदी प्रदीप 77 बालकृष्ण भट्ट है ना, और ये मासिक प्रयाग से निकलता था। हिंदी प्रदीप प्रयाग से निकलता था और ब्राह्मण जो है कानपुर से निकलता था। और जो हंस पत्रिका प्रेमचंद ने 1930 में निकाला था, ये पुनर्प्रकाशन की बात नहीं कर रहे हैं, जो पहला वाला 30 में हंस प्रेमचंद ने निकाला था वो बनारस से निकलता था, और वो पत्रिका मासिक निकलता था। ये ध्यान रखना है हमको, वो मासिक निकलता था। तो बंगदू साप्ताहिक कलकत्ता, और ये हो गया आपका मासिक प्रयाग, हिंदी प्रदीप हो गया, और ब्राह्मण का समय 83 प्रताप नारायण मिश्र, और मासिक है कानपुर से। इनके अलावा हंस जो है 1930 प्रेमचंद मासिक, ये भी बनारस से निकलता है। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है? और ये देखिए धनवीर भारती की रचना का नाम दे दिया, शेखर एक जूनी दे दिया, परीक्षा गुरु दे दिया, मतलब आप देखो कंकाल प्रसाद का दे दिया, परीक्षा गुरु भी दे दिया 82, और शेखर एक जूनी आगे का दे दिया, और आपको ये बताया कि क्रम, इसका मतलब आपको शेखर एक जूनी का, कंकाल का, परीक्षा गुरु का, सूरज का सातवां घोड़ा, धनवीर भारती की इन रचनाओं का अगर समय पता होगा तो आपको इसका क्रम लगा लेंगे। ये किसी एक राइटर के क्रम को नहीं दिया है, बल्कि उपन्यासों में जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उनके क्रम को पूछा है कि आपको अगर सन पता होगा तो एग्जैक्ट आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के इसका उत्तर सही बता सकते हैं। तो परीक्षा गुरु अपने सिलेबस में ही लगा है, शेखर एक जूनी भी लगा हुआ है 41, और आप बताइएगा दूसरे पार्ट का 41 और एक शेखर एक जूनी का। इनके अलावा परीक्षा गुरु 82 श्रीनिवास दास, कंकाल तितली रावती करके प्रसाद जी का है, तो 1929 में कंकाल आया। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता बहुत प्रसिद्ध है धनवीर भारती जी का, तो ऐसे ही इनका सूरज का सातवां घोड़ा भी है धनवीर भारती का, और इसका समय है 1952। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? शुक्ल है, मिश्र बंधु, आरसा दत्तासी है, शिव सिंह सेंगर है। गेस करिए कि शुक्ल जी क्या इन लोगों से पहले आ गए हैं, या तासी सबसे पहले रहे होंगे, मिश्र बंधु रहे होंगे, और इसके अलावा सिंगर रहे होंगे, क्योंकि आपने हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथों को भी देखा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा है। शुक्ल जी लिखते लिखते 1929 हो गया उनका समय, और आप जब सरोज वगैरह को देखते हैं तो बहुत पहले ही देख ले हैं, 71 में, 41 में, सर अभी हमने आपको बताया 77 71 तक तीसरा संस्करण आ गया था। श्री सिंह सेंगर का, श्री सिंह सरोज भी आप 1883 तक ही देख लेते हैं। मिश्र बंधु का देखते हैं तो 1910 में उनका नवरत्न करके आता है। इसके अलावा मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद उसके पहले ही आ जाता है 13 और 34 में। तो आप ये देखो क्रम ही देख लो ना, 1883 श्री सिंह सेंगर का, और 39 47 41 ये तीनों देखना है इस्तवाद दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी तासी वाले का। 39 से 47 से 71 मिश्र बंधु विनोद का समय 1913 है, और एक 34 में है मिश्र बंधु, और हिंदी साहित्य का इतिहास करके 1929 में, तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। कालक्रम के दृष्टि निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। आषाढ़ के एक दिन आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, लहरों का राजहंस। ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक ही राइटर के सारे दे दिए। अब आपको कंफर्म हो कि आषाढ़ का एक दिन आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, लहरों का राजहंस, तो इनका समय आपको देखना। मोहन राकेश के नाटकों का समय आषाढ़ के एक दिन अपने सिलेबस में ही लगा हुआ है। मोहन राकेश के चारों ही बहुत महत्वपूर्ण नाटक रहे हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, इसलिए इनका क्रम जो है आषाढ़ का एक दिन 1958 में आया, लहरों का राजहंस,
1963 यानी 58 से 5 साल बाद 63 में लहरों का राजहंस आया। आधे अधूरे 1969 में है पैरों तले जमीन। एक चीज ध्यान रखिए आप, जो 58 में ये आया आषाढ़ का एक दिन, तो 58 के बाद लहरों का राजहंस 5 साल बाद आया है, फिर आधे अधूरे आया है। और 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 5 साल की गैपिंग है। 58 से 59, 60, फिर आप 3 देखो 5, यानी 58 से 63 में, 63 से 69 का ये है पैरों तले जमीन, तो अधूरा रहेगा। और तीनों अपने आप में क्लासिक नाटक हैं इनके, चाहे वो आपको आषाढ़ का एक दिन ले लो, लहरों का राजहंस ले लो, या आधे अधूरे ले लो, तो बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक नाटक है। तो 5 साल का गैपिंग, 58, 63, 69, ये आपको क्रम देखना है। इनके अलावा आप ये देखो, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। फूस की रात, पत्नी, बुद्धू का काटा, परिंदे। ये है कि अलग अलग राइटर के कहानियों को प्रेमचंद जी को भी दे दिए, जैनंद को भी दे दिए, और इनका क्या नाम है, बुद्धू का काटा गुलेरी जी का भी दे दिए, निर्मल वर्मा का भी दे दिए, अलग अलग। लेकिन आपको इनसे पूछे कि आपको फूस की रात का कहानी का टाइम पता है, पत्नी का पता है, बुद्धू का काटा का, परिंदे का पता है, और इनको हमें क्रम से लगाना है। बुद्धू का काटा चंद्र शर्मा गुलेरी का, और आपने उसने कहा था 15 में ही आया, तो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इनके अलावा फूस की रात 1930 में प्रेमचंद जी का, पत्नी जो कहानी है जैनेन्द्र का है, परिंदे कहानी 1960 निर्मल वर्मा। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। अपनी खबर देखिए, अभी जस्ट ऊपर आया था, याद आ रहा है अपनी खबर किसका था। अपनी खबर करके आपने देखा आज के अतीत, अपनी खबर आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा करके है, किसका है, अर्धकथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी खबर आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करो, अर्धकथा। इनमें आपको ये देखना है कि पहली बात तो ये कंफर्म कर दिया कि ये सब आत्मकथाएं हैं। अब ये आत्मकथाएं किसकी है, इन्हें हमें ध्यान रखना है। अपनी खबर जो है ना, ये अपनी खबर 1960 ईस्वी, अपनी खबर जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है, अपनी खबर करके है, आत्मकथा है ये। और हरिवंश राय बच्चन जी का, जिसे हमारे सिलेबस में क्या भूलूं क्या याद करूं लगा हुआ है। नीड़ का निर्माण बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक 69, 70, 78, 85, विचारों को ध्यान रखिए, कई बार ये पूछा गया है हमारे सिलेबस में, क्या भूलूं क्या याद करूं लगा हुआ है, और चैनल पे इसको कराया गया है। 69 के बाद जस्ट 1 साल बाद नीड़ का निर्माण लेके आए थे, फिर उन्होंने भूमिका में बांधा था कि बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान एक ही स्थिति में कब आया। और अर्धकथा जो है डॉक्टर नगेन का, अर्धकथानक नहीं है, देखिए अर्धकथा है, तो 1988 में, और ये अर्धकथा डॉक्टर नगेन का दिया है, ये 1988 अर्धकथा आत्मकथा के उसमें दिया है। आज के अतीत किसका है, भीष्म सानी जी का, 2003 का समय दिया है। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रियप्रवास। साकेत, कामायनी, प्रियप्रवास सब सिलेबस में है। लोकायतन भले ही नहीं है, लोकायतन आप याद करिए किसका, पंत जी का है, लेकिन इनका हमें सही अनुक्रम पूछा गया है, तो हम इसको देख लेते हैं कि इसका समय क्या है। प्रिय प्रवास का तो ध्यान में रखिएगा, हरियोत जी का है। प्रिय प्रवास जो ये प्रबंध काव्य, बड़ा व्यवस्थित तरीके से प्रिय प्रवास लिखा गया 1914 में, तो प्रिय प्रवास हरियोत प्रबंध काव्य है। साकेत मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ है। इनके अलावा कामायनी 1936-35 दोनों देवता प्रसाद जी का महाकाव्य है। लोकायतन देखिए, पंत जी का जो लोकायतन 1964 दिया है ना, ये भी महाकाव्य है। कामायनी 1935-36 जो भी प्रसाद का महाकाव्य है। लोकायतन 64 सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य है। हरियोत का प्रबंध काव्य 1914 प्रिय प्रवास है। इनके अलावा साकेत मैथिली शरण गुप्त काव्य ग्रंथ करके है। निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है, हमें ये देखना है कि कौन सा है। अलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, छड़वाद, शोषण का विरोध। अब यहाँ पे हम देखें काव्य प्रवृत्ति और काल या युग के, तो अलंकारिकता, अलंकारिकता को अगर आप देखेंगे तो अलंकारिकता जो है ये काल युग में देखें तो ये रीतिकाल, अलंकारिकता जो है ये अगर काल युग में आप देखेंगे तो अलंकारिकता रीतिकाल। और इनके अलावा इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग। इनके अलावा काल्पनिकता छायावाद, मतलब छायावाद आप देखिए कल्पना, स्वच्छंदतावादी, रोमांस, इन सब में था। द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता की बातें, तो स्पेशली अगर देखें कि विशेष तौर पे क्या किस काल का जो विशेषता रहा है जो उसको उस काल को संबोधित करता है, तो रीतिकाल अलंकारों से एकदम है, श्रृंगारिकता से भरा पूरा काल है। लेकिन वहीं पे द्विवेदी काल जो व्याकरण सम्मत सुधार का काल रहा है, तो उसमें खास तौर पे इतिवृत्तात्मकता बहुत खास है। इनके अलावा काल्पनिकता से छायावाद है, रोमांस है, छायावाद है, स्वच्छंदतावाद, और शोषण का विरोध जो है प्रगतिवाद। अब आप ये देखो शोषण के विरोध में जैसे कुकुरमुत्ता कविता को उठा लो, बहुत ही मतलब कि जो एक शोषक वाला तबका है, तो किस तरीके से कुकुरमुत्ता जो है गुलाब पे कटाक्ष कर रहा है। क्षणवाद मतलब नई कविता में आप एक समय क्षणवाद या क्षणभंगुरता की जीवन एक ही मिनट में सब नष्ट हो जाता है या कुछ भी, एक समय आपने देखा अस्तित्ववाद की चर्चा वगैरह होने लगा था, तो लोगों को क्षणवाद के बारे में भी समझ में आया। लघु मानववाद का कॉन्सेप्ट ये सब बात का आता है। आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है। आप देखिए स्पेशली एक पत्रिका का नाम लिया है, और आलोचना, जैसे मान लो ये चीज आपके सरस्वती के संबंध में भी पूछा जा सकता है कि सरस्वती जब से आया 1900 से शुरुआत में कौन था,
फिर 2 में कौन उसका संपादकीय लिया, फिर उसके बाद कौन लिया, फिर बाद के, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पत्रिका रहा, तो वो ये गेस करके चलते हैं कि आपने इसके बारे में ज़रूर थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ा होगा। आलोचना पत्रिका धर्मवीर भारती, सिद्धांत सिंह चौहान, नंदुलाल वाजपेयी, नामवर सिंह का क्रम से दिया है। और अगर आपको पता हो कि इसके संपादकों का सही अनुक्रम क्या है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये थोड़ा-सा डिफिकल्ट में आ जाएगा आपके। आलोचना जो है पत्रिका के संपादकों में नंदुलाल वाजपेयी रहे हैं, सिद्धांत सिंह चौहान रहे 1951, धर्मवीर भारती, रघुवंश रहे, ब्रजेश्वर वर्मा रहे, विजय देवनारायण रहे, नामवर सिंह, अरुण कमल वर्तमान संपादक ये बताए। जयशंकर प्रसाद, स्कंद गुप्त, धातुसेन, प्रसादान। अब ये देखिए ये क्या क्वेश्चन दिया है इसमें सही क्या है? जयशंकर प्रसाद, स्कंद गुप्त, धातुसेन, प्रसादान। समझ नहीं आई क्वेश्चन में क्या कह रहा है। स्कंद गुप्त, एक चीज ये भी है, अब देखिए इस क्वेश्चन की गहराई। इसने दिया तो जो प्रसाद का नाटक है स्कंद गुप्त, और स्कंद गुप्त का पात्र है धातुसेन। और धातुसेन ये जो जैसे होता है ना कि हर एक नाटक का सुखद अंत हो रहा है, सुखांत नाटक हो रहा है, दुखांत हो रहा है, तो इन्होंने कहा प्रसादान। एक अनुक्रम बताया कि प्रसाद है, प्रसाद का ये नाटक है, उनके पात्र हैं और इसका एंडिंग है। इस तरीके से क्वेश्चन है। साहित्य लहरी, लोकायतन, एक कंठ विषपाई। अभी लोकायतन पहले भी आया था, एक कंठ विषपाई इसके पहले भी हमने कराया था वैराग्य संदीपनी, वो पूरा जब हम तुलसीदास का करा रहे थे तभी आया था। और आपने देखना है ये सारी रचनाओं का नाम पहले ही आ चुका है। तो साहित्य लहरी 1550, साहित्य लहरी किसका है? 1550, काव्य ग्रंथ है सूरदास जी का। लोकायतन सुमित्रानंद पंत जी का है, महाकाव्य अभी हमने देखा 1964। लोकायतन, एक कंठ विषपाई दुष्यंत कुमार नाट्य गीत है। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास का काव्य ग्रंथ है 69-70। पद्माभरण 1810 पद्माकर रीति ग्रंथ है। भस्मांकुर 1971 नागार्जुन जी का खंड काव्य है। अनामिका 1923 निराला का काव्य संग्रह है। ये याद होगा आपने पिछले क्लास में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, और इसको देखते ही आपको तुरंत छोटा सा बच्चा याद आना चाहिए, भट्ट लोलट। भट्ट लौट रहा है, लोट क्यों रहा है? वो छोटा सा बच्चा क्यों लौट रहा है? क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हुई है तो वो बच्चा जो है उसका फायदा ले सकता है कि अभी भी नया जन्मा है, वो किसी पे आरोप लगा सकता है, और आरोप लगा के वो क्या कर सकता है? अपनी बात को मनवा सकता है, मीमांसा। तो यहाँ पे आपको दर्शन भी ध्यान रखने चल रहा है। भट्ट लोलट छोटा सा बच्चा है, भट्ट अगर वो लोलट है, वो आरोप लगा रहा है, आरोप के साथ ही, क्योंकि उसकी उत्पत्ति हुई, किसी पे भी आरोप लगा सकता है और वो अपनी बात को मनवा सकता है, मीमांसा अपनी बात को मनवा सकता है, लोग मानने के लिए उसके हैं। तो आप भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद और मीमांसा दर्शन भी ध्यान रखिए। फिर हमने बताया कि अभिव्यक्ति कौन करेगा? कोई भी बात सामने कौन रखेगा? जो कुछ अभिनव कर सकता, कुछ नया कर सकता है। तो अभिनव का हमने बताया था अभिव्यक्तिवाद की, अभिनव कौन कर सकता है? वही कर सकता है। इनके अलावा हमने बताया था नायक, जो नायक होता है उसके पास भोगने के लिए बहुत पैसे होते हैं, तो भुक्तिवाद या भोगवाद कौन होगा? नायक होगा। और इनके अलावा शंकुक का हमने बताया था न्याय, शंकुक चित्रतुरंग न्याय। तो ये देखिए यहाँ पे मीमांसा दर्शन बच्चे का, उत्पत्ति आरोप लोलट, शंकुक का न्याय दर्शन, अनुमति अभिव्यक्ति अभिनव ये शैव दर्शन, और जो नायक है जो भोगवाद की बात करें वो सांख्य है, उसके पास असंख्य पैसे ना तो भोग सकता है। इनके अलावा आप ये देखो कि कुमार रासो, परमाल रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। कुमार रासो, परमाल रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, और एक तरफ दिया है चंद्रबरदाई, अब्दुल रहमान, दलपति विजय, नरपति नाग। हमें यहाँ पे देखना इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सही से सुमेलित करना है, और ये पहले भी आया है, आपने देखना है। रासो ग्रंथों के नाम आए हुए हैं, आला खंड का क्वेश्चन आया था। कुमार रासो किसका है? दलपति विजय का है। परमाल रासो, देखिए परमाल रासो को आला खंड इनका जगनीक का था, और 9वीं सदी में दलपति विजय का था 1212। इनको क्रोनोलॉजी में देखें तो अगर सेट करें तो विशल देव 1212 है और परमाल जो है 1230 है। उसके पहले भी आप देखेंगे 1192 में ही आपका पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक 12वीं सदी अब्दुल रहमान का है। संदेश रासक देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मरास इतर ग्रंथ है। इसके बारे में पिछली ही क्लास में मैंने बहुत डिटेल से इनके बारे में बताया था। राजश्री यमगाथा राम की लड़ाई सच कहूं तो, राजश्री यमगाथा राम की लड़ाई सच कहूं तो, और एक तरफ दिया है प्रभाकर छोत्रिया, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद, स्वदेश दीपक, दूधना सिंह। यहाँ पे हमें याद करना है कि ये जो जितनी भी चीजें यमगाथा, ये जो राजश्री है रचना, ये राजश्री प्रसाद जी का नाटक है, 1915 में आया। यमगाथा दूधनाथ सिंह का है नाटक है। राम की लड़ाई 1979 लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। सच कहूं तो करके 1993 प्रभाकर छोत्रिया का क्या है? नाटक है। और कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक करके क्या है? ये नाटक है। अभी याद हो पंक्तियों से क्वेश्चन आया था ना, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो करके, या अबलो नसानी अबलो न सही हो।
अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। यहाँ पे दिया नानक देव के अलावा कबीर है, सूरदास है, तुलसीदास है, मीराबाई। तो हमें ये क्रम से देखना है कि बसो मेरो नैनन में नंदलाल, ये सब किनकी पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण। तो बसो मेरो नैनन में नंदलाल तो मीराबाई का है, संत कवि रही हैं। और प्रभु जी मोरो अवगुण चित्त ना धरो, ये सूरदास का है। अबलन नसानी, ये जो है अबलो नसानी अबलन नसे, ये तुलसीदास का बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। और अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कबीरदास कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कबीरदास। और नानक देव कहते हैं कि जो नर दुख में दुखी नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके। तो जो नर के दुख में दुख नहीं मानता, या अबलो नसानी अबलो नसे, ये तुलसीदास का। बसो मेरे नैनन में नंदगाल, मीराबाई के संबंध में कहा जाता है। स्वर दुनिया, तालब दुनिया, अल्पप्राण, महाप्राण। तो मैंने पिछले भी क्लास में बताया था कि आपको सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण यहाँ से कॉन्जन आता है। और साथ ही साथ यहाँ से भी ये आता है कि उच्चारण स्थान को बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए। उच्चारण स्थान यानी प्लेस से भी आता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, जैसे आ है मध्य स्वर के बारे में, पश्च स्वर कौन सा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए स्वर दुनिया, तालब दुनिया, अल्पप्राण दुनिया, महाप्राण दुनिया, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी आ गया है। तो आपको पता होना चाहिए कंठ में क्या आएगा, तालब में क्या आएगा, मूर्धा में क्या आएगा। और यहाँ पे अल्पप्राण और महाप्राण दिया है, इसलिए जो कॉमन था हमने कहा था अल्पप्राण और महाप्राण को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे इसकी लिस्ट मुझे उम्मीद है कि आपने नहीं किया होगा तो इसको बना लेंगे। यहाँ पे देखिए स्वर दुनिया दिया है, अंग, आ, ए, औ, तालब भी च, छ, ज, झ करके है, अल्पप्राण क, त, प, टा करके है, महाप्राण वही चीज, महाप्राण में ख, ख, प, ब, कंठ में क, ख, ग, घ, घ, जैसे कंठ है, तालु है, मुर्धा है, इस तरीके से। क्रोचे, आई ए रिचर्ड कॉलरिज इलियट, अभिव्यंजनावाद, कल्पना, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, उदात्त। तो पहले भी क्लास में लोंजानस का उदात्त आ ही चुका है, निर्वैयक्तिकता तो आज ही आया, अभिव्यंजनावाद सिद्धांत कल ही हमने बताया था किसका है। तो इसका मतलब ये पहली बार आप परिचित नहीं हो रहे हैं सिद्धांत से। और जितने भी हमने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बताया था, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, उन सब का मैंने कहा था इसकी लिस्ट बनाइएगा। जब भी आपके पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्रवर्तक से क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही आते हैं। तो सबसे पहले आपके सिद्धांत और प्रवर्तक क्लियर होने चाहिए। तो अभिव्यंजनावाद जो सिद्धांत है, अभिव्यंजनावाद किसका है, अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत जो है वो क्रोचे का है। संप्रेषण का सिद्धांत किसका है, संप्रेषण का सिद्धांत आई रिचर्ड का है। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज का है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है। और उदात्त तत्व का सिद्धांत किसका है, उदात्त तत्व का जो सिद्धांत है वो लोंगिनुस लोंजाइनस का है। तो हमें सारे सिद्धांत और जो सिद्धांत काल उनके प्रवर्तक हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धांतकार और उनके प्रवर्तक, इनको ध्यान से हमें रखना चाहिए कि हाँ ये सिद्धांतकार हैं, उनके प्रवर्तक हैं। इनमें से कौन सा उद्धृढ़ रचना और रचनाकार के संबंध से संगत है, सही है। संत हृदय नवनीत सवाना, काहिरी नलिनी तू कुमलानी, अमी हलाहल मत बरे, मेरी भव बाधा आरो। रसलीन, बिहारी, तुलसीदास, कबीर, सूरदास, यहाँ पे क्रम से इनके नाम दिए हैं। आपको देखना है संत हृदय नवनीत समाना, ये किसकी पंक्ति है, काहेरी नलिनी तू कुमलानी करके ये किसकी पंक्ति है, और अमी हलाहल मत बरे, मेरी भव बाधा आरो। तो यहाँ पे संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय है क्या है, नवनीत समान है, ये किसकी पंक्ति है। तो ये अगर आप देखें तो संत हृदय जो जैसे संत हृदय नवनीत समाना करके दिया है ना, ये तुलसीदास, पंक्तिकार इसके है तुलसीदास। और कायरी नल्ली तू कुमलानी करके है, ये कबीर जी का है। अमी हलाल मत बरे, रसलीन का है, मेरी भवबाधा और बिहारी जी का है। इनके अलावा देखी रे हरि के चंचल नयन करके ये पंक्तियां किसकी है, तो देखी रे हरि के चंचल नयन करके ये पंक्ति है सूरदास जी का। ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली, अवधी। यहाँ पे प्लेस दिया है छपरा, सुल्तानपुर, बरेली, अलीगढ़, दरभंगा। इनमें से हमें देखना है कि ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली, अवधी। प्लेसेस का नाम दिया है क्षेत्र का कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में है। तो यहाँ पे अगर आप क्रम से देखेंगे तो जो ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा अलीगढ़ है ना, ब्रजभाषा का दिया है अलीगढ़, भोजपुरी छपरा, मैथिली दरभंगा, अवधी का है सुल्तानपुर, और ब्रजभाषा बरेली। इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित करना, चिंतामणि, मतिराम, केशव, भिखारीदास। तो नक्सिक वर्णन, काव्य निर्णय, काव्य कवि कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम, ललित ललाम। किसने कौन सी रचना, यानी नक्सिक का वर्णन किसने किया है, काव्य निर्णय किसकी रचना है, कवि कल्पद्रुम किसका है, काव्य एक कवि कुल कल्पद्रुम करके एक काव्य कल्पद्रुम दिया है, एक ललित ललाम, ललित ललाम रसराज ये। और ललित ललाम मुझे लग रहा है ये पहले भी ऑप्शन में आया हुआ है। कवि कुल कल्पतरु करके, कल्पद्रुम करके चिंतामणि 1650,
इनके अलावा आप देखो कि जो ललित ललाम है, ललित ललाम जो है ये मतीराम का है और नक्सिक वर्णन केशवदास का। और काव्य निर्णय भिखारी दास का। काव्य का निर्णय किसने किया था? काव्य का निर्णय और एक निर्णय इनका और है, अगर आपको याद आ रहा हो तो 1746 में भिखारी दास। इनके अलावा आप देखिए आपको पद्यांशों से क्वेश्चन दिया है, जैसे कविता विश्व का अंतरतम संगीत है, उसके आनंद का रोमहास है, उसमें हमारी सूक्ष्मतम दृष्टि का मर्म प्रकाश है। जिस प्रकार कविता में भावों का अंतरस्थ अतः स्पंदन अधिक गंभीर परिस्फुट तथा परिपक्व होता है। देखिए गद्य भी इतना आसान नहीं आता है, इसका मतलब आपका थोड़ा सा समझ का स्तर बेहतर होगा ना तो आप गद्य बहुत अच्छे से वहां से भी 5 क्वेश्चन ले सकते हैं, वरना कभी कभी इतना डिफिकल्ट देता है कि वहां से आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। और जैसे मान ली हिंदी आप पढ़ रहे हो तो हिंदी का ही उठा के देता है, आपने पिछली बार भी देखा रामचंद्र शुक्ल के निबंध से ही लग रहा हो तो उठा के पंक्तियां दिया था। कविता विश्व का क्या है? अंतरतम संगीत है। कविता क्या है? विश्व का अंतरतम संगीत है, उसके आनंद का रोमहास है, उसमें हमारी सूक्ष्मतम दृष्टि का मर्म प्रकाश है, गंभीर परिस्फुट तथा परिपक्व रहता है। उसी प्रकार छंदबद्ध भाषा में भी राग यानी जो छंद से बधा भाषा है उनमें भी क्या होता है? राग का प्रभाव होता है। उनकी शक्ति अधिक जागृत प्रबल तथा परिपूर्ण रहती है। राग ध्वनि लोक की कल्पना है, जो कार्य भाव दोनों जगत में कल्पना करती है वो कार्य शब्द जगत में राग दोनों अभिनय राग। यदि किसी भाषा के छंदों में भारतीय के प्राणों में शक्ति तथा स्फूर्ति संचार करने वाले उनके संगत को अपने उन्मुक्त झंकारों के पंखों में उड़ने के लिए प्रशस्त चित्त तथा विशाल कोश ना मिलता हो, वो पिंजरबद्ध कीर की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधनों से कुंठित हो, उड़ने की चेष्टा में छटपटाता कर गिरता हो, उस भाषा में छंदोबद्ध काव्य का प्रयोजन है ही क्या? प्रत्येक भाषा के छंद उनके उच्चारण संगीत के अनुकूल होने चाहिए। जिस प्रकार पतंग डोर के लघु गुरु संकेतों की सहायता से और भी ऊंची ऊंची उड़ती जाती है गिरती है, उसी प्रकार कविता का राग भी छंद के इंगितों से दृप्त तथा प्रभावित होकर अपनी ही उन्मत्ति में अनंत की ओर अग्रसर होता है। हमारे साधारण वार्तालाप में भाषा संगीत को जो यथेष्ट क्षेत्र नहीं प्राप्त हुआ, उसी की पूर्ति के लिए काव्य में छंदों का प्रादुर्भाव हुआ। कविता में भावों के प्रगाढ़ संगीत के साथ भाषा का संगीत भी पूर्ण परिस्फुट होना चाहिए, तभी दोनों में संतुलन रह सकता है। तो ये कथन सही है, सही है। कविता में छंदों का अस्वाभाविक बंधन, अगर अस्वाभाविक बंधन आपने किसी चीज में कर दिया, अगर कविता का मतलब आपने बांध दिया, देखिए जो आपका छायावाद है वो कहता है कि हमें मुक्त कर दो इन सारी चीजों से, कविता में छंद वगैरह से मुक्त कर दो, आजाद हमको कर दो और आजाद होके हम कुछ शायद अच्छा कर पाएंगे। तो क्या कविता में आपने छंदों का अस्वाभाविक बंधन कर दिया तो अच्छा होगा? नहीं अच्छा होगा। तो कविता पिंजरबद्ध कीर की तरह, जो कीर यानी जो आपने सुगा देखा सुआ, अब उसको क्या है कि पिंजरे में बांध दिया, उसकी स्वतंत्रता का आपने हनन कर दिया, तो आप सोच रहे हैं कि वो बहुत मौलिक कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कविता क्या है? पिंजरबद्ध कीर की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधनों से बंधा कुंठित होता है, वो कुंठित हो जाता है, जिससे कविता स्वच्छंद वातावरण में अपना विकास नहीं कर पाती। स्वच्छंदता सबको प्रिय है, आप खुले आकाश में एक पंछी को अगर बांध के रख देंगे तो उसके सौंदर्य को आप नहीं देख सकते, लेकिन उसको स्वच्छंद कर दीजिए, वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो यही चीज कह रहे हैं, कविता पिंजरबद्ध कीर की तरह छंद के अस्वाभाविक बंधनों से बंधा होता है, जिससे कविता स्वच्छंद वातावरण में अपना विकास नहीं कर पाती, ये सर्वथा अनुचित है। राग और कल्पना में क्या संबंध है? राग और कल्पना में परस्पर पूरक का संबंध है। इनके अलावा जो है छंद के इंगित से कविता का राग क्या होता है स्पष्ट होता है। भाषा का संगीत किसका उपकारक है? भाषा का संगीत जो उपकारक है छंद का। फिर से यहाँ पे देखिए वही उसी तरीके से है, यहाँ पे देखिए, लेकिन आपको ये चीज ध्यान देना कि ये वाले क्वेश्चन थोड़े से एक अच्छे लेवल के होते हैं। जैसे असर्सन और रीजन में जैसे आपसे समझ पे बेस पूछता है, जैसे भक्तिकालीन हिंदी कविता जो है वो लोक मंगल के प्रति समर्पित है। लोकहित जो होता है वो भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है। क्या ये दोनों चीजें आपको पता है कि जो स्थापना है तर्क सही है कि भक्तिकालीन हिंदी कविता टोटली अगर पूर्ण रूप से देखें तो क्या लोक मंगल के प्रति ही समर्पित है। लोक मंगलवाद का कॉन्सेप्ट आप तुलसीदास में देखते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। शुक्ल जी, तो क्या इनमें दोनों ही बातें सही है? तो दोनों सही है। भक्ति काल बेसिकली आप देखेंगे तो वो जनता के कल्याण के लिए ही है। तो मुख्यतः 2 भागों में बटा है, पूर्व भक्ति काल, उत्तर भक्ति काल। और भक्तिकालीन काव्य का प्रमुख उद्देश्य तो लोक कल्याण जनमानस के लिए ही था, उनके हित के लिए था। भक्ति काल की कविताएं लोक मंगल के प्रति समर्पित थी। और काव्य परंपरा की 3 शाखाओं में सगुण भक्ति काव्य परंपरा निर्गुण भी है, कुल मिला के लोगों के कल्याण के लिए है। और यहाँ पे देखिए दूसरा जैसे कि वियोगी होगा पहला कभी आ से उपजा होगा गान, तो कौन वियोगी होगा? वो पहला कभी आ से उपजा होगा गान, उमड़ आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यहाँ पे तर्क दिया कविता की मूल प्रेरणा क्या है? वेदना है। क्या ये बात सही है? तो हमें ये समझने की जरूरत है। वियोगी होगा पहला कभी, वियोगी होगा पहला कभी आ से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये पंक्तियां आधुनिक काल के प्रमुख छायावादी तथा प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है।
भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित है, सभी कभी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। क्या सभी कभी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए थे? 57 की क्रांति जस्ट शुरू हुआ था, तो ऐसा है, दोनों ही सही है। और हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी है, हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी। हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं अस्तित्ववादी, मतलब वो सेल्फ एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि मनुष्य केंद्र में है, समाज से ज्यादा मनुष्य केंद्र में है। हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है। नारी चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती है। ये देखिए, जस्ट इसके पहले वाला आया था दलित लेखों से संबंधित कि क्या नारी चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। आप जयनंद के उपन्यास उठा के देखिए, सुनीता कल्याणी, परख, सब एक तरफ से उन्होंने लिखा हुआ है। स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग है। स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन कुछ नया कर गुजरने की, और स्त्री के विमर्श, स्त्री पर चर्चा करने की बात, दोनों क्या अलग चीजें हैं, ये समझने की बात है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया, एक गलत है, ये गलत है, क्योंकि प्रमाणिक लेखन तो पुरुष भी कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत ही प्रमाणिक जो है लेखन स्त्रियों के संबंध में बहुत सारी चीजें जो है पुरुष प्रधान समाज में वो ही लिख रहे हैं, और ऐसा आप नहीं कर सकते। सेम चीज दलित साहित्य के संबंध में भी हुआ था कि क्या वो जो जीवन जी रहे हैं सिर्फ वही लिख सकते हैं और कोई लिख नहीं सकता, तो मैंने बताया था ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है 3 पेपर लगभग कर लिए, 150 क्वेश्चन कर लिए। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, और जो रिपीट हुए उन पे बार बार हमने ध्यान केंद्रित कराया कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उनको कहीं पे लिखते रहिए बार बार, ये गलत नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से ये जो प्रक्रिया है कंटिन्यू जितना भी चला पा रहे हैं चलता रहेगा। चैनल पे और भी प्रैक्टिस सेट वगैरह कराए गए हैं, उनको करते रहिए। बहुत सारी चीजें कंटेंट है आपको, किताबों जैसे शुक्ल जी की किताबें हैं, और बहुत अच्छे से हमने भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कॉन्सेप्ट बेस्ड काम किया है, तो उनको आप देख सकते हैं। बाकी जो प्रक्रिया हो कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।